बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। रात में दुबई लीक्स आई थी, उसके बाद सुबह 9 मई लीक्स आ गई हैं। 9 मई लीक्स के बाद इमरान खान साहब कहाँ खड़े नजर आ रहे हैं, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब को वजीर दिफा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जियो न्यूज़ की खबर पर ट्वीट करते हुए कहा है, ये बड़ी खबर, डब्बा फिल्म पहले भी चली हुई है, वही कहानी, वही किरदार, वही नाम, क्या क्या नई बात है। लगता है ये 2 नंबर फिल्म सिर्फ असल वारदातियों से तवज्जो हटाने का मंसूबा है, और इसकी फंडिंग भी वही वारदाती कर रहे हैं। काम जैसे जैसे करीब आ रहा है, इस किस्म की बड़ी खबरें सामने आएंगी। कमाल है ख्वाजा साहब, आप हमारे वजीर दिफा हैं। इससे पहले भी जब पनामा लीक्स आई थी, तो इन्होंने ऐवान में खड़े होकर कहा था, मियां साहब लोग भूल जाएंगे। एक बंदे ने कहा था, मैं नहीं भूलने दूंगा, उसने नहीं भूलने दिया। अब वो बैठा हुआ है जेल में। इनको अब भी लगता है कि काम जैसे जैसे करीब आ रहा है, असल वारदातियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है, फंडिंग की जा रही है। मतलब दुनिया को इतनी मोहब्बत है मियां नवाज शरीफ से, या उनके बेटे हुसैन नवाज शरीफ का नाम हर जगह डालने के लिए, कि दुनिया भर के सहाफ़ी मिले, और उन सहाफ़ियों ने मिलकर वो 60-70 हज़ार अफराद का डाटा 6 महीने की तहकीक के बाद निकाला। और साजिश किसके खिलाफ है? नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश है। कमाल है। ऐसे लोग आते कहाँ से हैं, मैं हैरान होता हूँ। और ये जो लाते हैं, ये लाते कहाँ से हैं, मैं इस पर और ज़्यादा हैरान होता हूँ। बहरहाल, अब आपके सामने रखते हैं कि 9 मई लीक्स, दुबई लीक्स की बात अभी करेंगे। जर्नैलों के नाम हैं, एयरफोर्स के अफसरान के नाम हैं, दीगर अहम तरीन चीज़ें हैं, और हदफ इनका आर्मी चीफ है, ये फैसल वाउडा साहब फरमाने, इसकी अभी बात करते हैं। लेकिन 9 मई लीक्स क्या हैं, ये आज के अखबार में अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी है। दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं, सरकारी रिपोर्ट 9 मई पर इमरान खान और दीगर के खिलाफ शवाहिद पेश नहीं। 9 मई के हमलों से मुताल्लिक निगरां हुकूमत की रिपोर्ट में इमरान खान और दीगर के खिलाफ आयद करदा इल्जामात के हवाले से शवाहिद पेश नहीं किए गए। 1 साल 6 दिन के बाद अब हमें यह पता चल रहा है कि 9 मई के हवाले से निगरां काबीना ने जो मुकम्मल रिपोर्ट दी, जिसमें अफराद की तादाद है 34 इतने, 52 इतने, 180 इतने, उसमें शवाहिद नहीं हैं। रिपोर्ट में इमरान खान और पीटीआई के दीगर कई रहनुमाओं पर 9 मई की हमलों की भरपूर प्लानिंग का इल्जाम आयद किया गया, लेकिन रिपोर्ट में शवाहिद पेश नहीं किए गए। इसे कहते हैं लो गया, मोए मोए हो गया। न तफसीलात बताई गई हैं कि इमरान खान और दीगर ने 9 मई के हमलों की मंसूबाबंदी कैसे की, कब की, कहां की। मास्टरमाइंड है इमरान खान। 9 मई की रिपोर्ट तैयार करने वाली काबीना कमेटी में शामिल एक सोर्स ने अंसार अब्बासी साहब को बताया कि तमाम मतलूबा शवाहिद मुतल्लिका हुक्काम बशमूल वजारत दाखिला, वजारत दिफा और वजारत कानून के पास मौजूद हैं। हुकूमत चाहे तो शवाहिद मंजर आम पर ला सकती है। रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट के नताइज मुख्तलिफ मुतल्लिका वफाकी और सूबाई हुक्काम की जानिब से कमेटी को दिखाए गए शवाहिद की बुनियाद पर अक्स किए गए। काबीना कमेटी ने 9 मई के तशद्दुद में मुबैना किरदार के हवाले से पीटीआई रहनुमाओं या रिपोर्ट में आने वाले अफराद का इंटरव्यू नहीं किया। रिपोर्ट में खुद कहा गया है कि काबीना डिवीजन के मशवरे पर काबीना या उसकी कमेटियों के पास रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के तहत इंक्वायरी या तहकीकात के कोई बाज़ाब्ता इख्तियारात नहीं। काबीना और उसकी कमेटियों की गौर खौज का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर मुतल्लिका डिवीजन्स और महकमों की जानिब से उन्हें फराहम करदा मालूमात पर है। अब 1 साल 6 दिन के बाद 7वां दिन हफ्ता मुकम्मल होने पर इमरान खान साहब मुमकिना तौर पर पेश हो रहे होंगे अदालत में, और तब ये पता चल रहा होगा कि शवाहिद नहीं हैं। ये क्या कमाल हुआ है। 9 मई लीक्स अब आपको क्या बता रही हैं। इमरान खान साहब जब 9 मई हुआ तो गिरफ्तार हुए, गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी गई, और इमरान खान साहब गिरफ्तार थे तो उसके बाद फिर मुजाहिरे हुए, मुजाहिरे पुरतशद्दुद हुए, आर्मी के मकामात पर मुजाहिरीन गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं हमारी सफ़ों में लोग शामिल किए गए, उन्होंने सब कुछ किया, सीसीटीवी फुटेज लाएं और कमीशन बनाएं और शवाहिद पेश करें। अभी तक शवाहिद तो बिल्कुल भी नहीं पेश किए गए। यही सब कुछ जो है वो ये रिपोर्ट भी बता रही है। अब ये हमारे सामने खुलकर आ रहा है।
اب آپ دیکھیے کہ اس میں ہوا کیا ہے. خواجہ آصف صاحب کو تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. جرنیلوں کی بات، دبئی لیکس میں ایک اور ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل، یہ ہیں جنرل افضل مظفر. جنرل مشرف مرحوم کا نام تو آیا ہی تھا. جنرل افضل مظفر کے خلاف NLC میں مالی بے ضابطگیوں کے الزام میں ہونے والی انکوائری میں ان کو قصوروار قرار دیا جا چکا ہے. پرویز مشرف کا دور تھا، اس میں پینشن اور ریٹائرمنٹ فنڈز کا 4 ارب روپے اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کرنے کا ان پر الزام ہے. دبئی لیکس کے علاوہ ان کے بیٹے کا نام جو تھا وہ پینڈورا لیکس، وہاں پر بھی آیا تھا جہاں وہ ایک آف شور کمپنی کے مالک ہیں. جنرل احتشام ضمیر صاحب معاف کیجیے گا، ان کا بھی نام شامل ہے. معروف شاعر مرحوم ضمیر جعفری صاحب، ان کے بیٹے ہیں یہ. اور پرویز مشرف کے دور میں یہ ISI کا ایک پولیٹیکل ونگ ہے جسے سی کہا جاتا ہے، DGC ان کے جو پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. تو پرویز مشرف صاحب کا جو ریفرنڈم اور 2002 کے عام انتخابات تھے اس میں جنرل احتشام ضمیر صاحب نے ایک بڑا کی رول پلے کیا تھا اور چودھریوں کی پارٹی کو جو کنگز پارٹی ہے وہ بنایا تھا. پھر پرویز مشرف صاحب کے ریفرنڈم پر بڑے سوالات اٹھے تو ان کا تبادلہ کر دیا گیا تھا. جنرل شفاعت اللہ شاہ، ابھی ان کا نام پچھلے دنوں بھی بڑا وائرل ہوا تھا. یہ پرویز مشرف کے ملٹری سیکرٹری تھے. جنرل شفاعت اللہ شاہ کور کمانڈر لاہور بھی رہے اور چیف لاجسٹک اسٹاف GHQ کے اس عہدے پر بھی تعینات رہے. اور سال تھا 2015-2017، یہ اردن اور فلسطین میں پاکستان کے سفیر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیا نام آئے ہیں، 2 سابق فضائیہ کے افسران ایئر وائس مارشل سلیم طارق صاحب اور خالد مسعود صاحب، ان کے نام بھی پراپرٹی لیکس میں شامل ہیں. میجر جنرل ریٹائرڈ محمد فاروق، میجر جنرل ریٹائرڈ نجم الحسن شاہ، میجر جنرل ریٹائرڈ انیس باجوہ اور ان کی اہلیہ، ان کے نام بھی شامل ہیں. میجر جنرل ریٹائرڈ غضنفر علی خان، میجر جنرل ریٹائرڈ راجہ محمد عارف نذیر، ان کے بھی نام شامل ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد اکرم، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عالم جان مسعود، ان کا نام بھی اس میں شامل ہے. اب یہ تمام افراد جو ہیں یہ دبئی میں جائیدادوں کے مالک ہیں. آصف زرداری کے بچے جائیدادوں کے مالک ہیں. آصف زرداری صاحب کے بچوں کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جائیدادیں منتقل ہوئی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی والے یہ بتا رہے ہیں. حسین نواز شریف صاحب شامل ہیں. بعض لوگوں نے کہا شیر افضل مروت صاحب شامل ہیں. انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے ایک عدد اپارٹمنٹ دبئی میں خرید رکھا ہے اور وہ ڈکلیئرڈ ہے. اکثریت لوگوں کی یہ بتا رہی ہے کہ ہماری یہ جائیدادیں ڈکلیئرڈ ہیں، لیکن ڈان بھی دا نیوز بھی یہ لکھتا ہے کہ ہم لوگوں نے جب سوالات کیے تو کسی نے ہمارے سوالات کا جواب نہیں دیا. اب جب یہ لیکس ہو گئی ہیں تو اب یہ لوگ فوری طور پر رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں سب ڈکلیئرڈ ہے، کچھ بھی اس میں چھپا ہوا نہیں ہے. بعض لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ابھی ڈکلیئر اس لیے نہیں کیا کہ ہماری پراپرٹی جو ہے وہ آف پلان ہے، ابھی ہمیں ملنی باقی ہے، مل جائے گی تو ہم ڈکلیئر کر دیں گے، خریدی ہوئی ہے ہم نے. تو یہ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے. اب ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہمارے حکام کو، خواجہ آصف صاحب کو وزیر دفاع ہیں تو جو محکمہ دفاع کے سابق افسران ہیں ان کو بھی خواجہ آصف صاحب کو بٹھانا چاہیے. وزیر خزانہ صاحب کو ایسے لوگ ہیں جن کو بٹھانا چاہیے. اسحاق ڈار صاحب کو ان لوگوں کو بٹھانا چاہیے اور بٹھا کے کہنا چاہیے کہ ہم نے بنائی ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل. محکمہ دفاع کے لوگوں کو ان کو بٹھانا چاہیے اور کہا ہے کہ ہم دنیا بھر سے کہہ رہے ہیں پاکستان میں پیسے لاؤ، یہاں پیسے لگاؤ، پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع ہیں بہترین، ان بہترین مواقع سے فائدہ اٹھاؤ، تو پیسے یہاں لاؤ. تم پیسے وہاں لے گئے ہو، جب تم پیسے وہاں لے گئے ہو تو دنیا بھر سے ہم کیسے کہیں گے کہ پاکستان میں لا کر پیسہ لگاؤ. تو پاکستان میں لا کر پیسہ لگانے کے لیے دنیا کو مجبور کریں ہم، اس کے لیے پہلے تم آ جاؤ. تو ان کے لیے بھی ایک کانفرنس ہونی چاہیے اور ان کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع ہمیں دکھانے چاہیے تاکہ ہم دنیا کو بھی دکھا سکیں کہ ہمارے پاس کیا ہے. فیصل واوڈا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل پر کام ہو رہا ہے اور ان پراپرٹی لیکس کا جو اس وقت آنا ہے اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے، کیونکہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے آرمی چیف کی صورت میں، وہ آپ کی معیشت ٹھیک کرنا چاہتا ہے. تو ان پراپرٹی لیکس کا جو ہدف ہے وہ آرمی چیف ہے اور
एक दो दिन के अंदर हवा चलती है, उसके साथ लीक्स, फिर अदालती खत आ जाता है। ये बाबर सत्तार साहब के एक और खत की बात हो रही है। फिर इदारे पर डायरेक्शन आ जाती है, प्रॉपर्टी लीक्स, पुरानी बोतल में नई शराबें। वही सारी बकवास है जो पहले थी, वही सारी बकवास है जो पहले थी। महज 2 दिन पहले रात में टेलीविजन पर बैठकर फैसल वावड़ा साहब कह रहे थे पाकिस्तान में डॉन, द न्यूज़, ये सब कुछ लेकर आ रहे हैं, एक नई लीक्स आ रही हैं, हमारा तो वो ही होगा जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है, कुछ छुपाया हुआ नहीं है। और इसमें देखिए आप किस किस के नाम आते हैं, अभी क्यों बताऊं, फैसल वावड़ा साहब ये कह रहे थे। अगर सब कुछ डिक्लेयर्ड है तो फिर तो ठीक है, वरना पगड़ियां उछालेंगे तो उनका तो फुटबॉल बन जाएगा। ये फैसल वावड़ा साहब ने कहा, हदफ आर्मी चीफ हैं। तो फैसल वावड़ा साहब 2 दिन पहले तो आप बिल्कुल मुतमईन थे, अब आप कह रहे हैं ये बकवास है, ये नई बोतल में पुरानी शराब है। 2 दिन पहले तक आप कह रहे थे कुछ नहीं निकलना, अब आपको इनमें से काफी कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों है ये हमें फैसल वावड़ा साहब ही समझा सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो चीजें सामने आ रही हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। और एक सवाल जो है वो जियो न्यूज से भी है। जनरल अयूब का पोता उमर अयूब ख्वाजा आसिफ की तकरीर पर शोर कर रहा था, यह हमें जियो न्यूज ने बताया था। अब यही जियो न्यूज बता रहा है कि नवाज शरीफ और जरदारी के बच्चों के नाम इन दुबई लीक्स में आ गए हैं। तो जरदारी के बच्चों के नाम नहीं पता, उमर अयूब के दादा का नाम जियो न्यूज को खबर में लिखना याद रहता है, लेकिन जरदारी के बच्चों के नाम नहीं पता। फिटे मुंह इनकी सहाफत पे। बहरहाल मैंने आपको बताया था कि ये तर्जुमान है, ये मीडिया हाउस नहीं है, ये तर्जुमान है, ये मीडिया विंग है मुस्लिम लीग नून का। ये इसी तरीके से काम करेंगे। जाते जाते आप सर्च करूं कि एक बड़ी मशहूर गज़ल अहमद फराद की, जिसमें वो कहते हैं ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो, उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो, वो बेअदब, इससे पहले जिनको उठा लिया था ये उनके बारे में पूछता है, इसे उठा लो। वही अहमद फरहाद उठा लिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर मुसलसल वो अपडेट कर रहे थे, और अब उनकी अहलिया का ये बताना है कि कुछ लोग उनके घर आए, उनको उठाकर ले गए, सीसीटीवी कैमरे तोड़े, जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है वो भी अपने साथ ले गए। अगर सब कुछ नॉर्मल था, अहमद फरहाद ने कुछ किया था, तो उन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारे बाकायदा गिरफ्तार करते और अदालत में पेश किया जाता। इस तरह से जब होता है कि सीसीटीवी फुटेज भी गायब हो जाए, कैमरे भी तोड़ दिए जाएं, तो फिर सब कुछ नॉर्मल नहीं होता। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।